सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके ही हिंदी वीडियो कक्षा में। आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के लगभग सारे पाठ जो भी इस बार बोर्ड में आ सकते हैं उन सब पर आपके लिए एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। औपचारिक पत्र पर मैंने वीडियो बनाए थे जिसमें औपचारिक पत्र के चारों तरह के फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि कैसे लिखने हैं। बच गया है एक अनौपचारिक पत्र, तो जिसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं और सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं होती, औपचारिकताएं नहीं होती। ये पत्र हम अपने जानने वाले मित्रों और पारिवारिक लोगों को लिखते हैं। कभी कभी ये पत्र हम ना जानने वालों को भी लिखते हैं। वैसी सिचुएशन बहुत कम आती है जिसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी कुछ चीजें हैं जो कि मुझसे गुम हो गई है, कुछ पेपर्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी ऐसा है, गुम हो गई हो और कोई ऐसा इंसान जो कि हमें नहीं जानता उसे वो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को वो भला आदमी हमारे पते पे पोस्ट कर देता है। तो आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना ही पड़ता है और आप एक धन्यवाद पत्र भी जरूर लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मिस किया है, जो लिखा नहीं। इसको कहते हैं कृतज्ञता पत्र। कृतज्ञता या धन्यवाद ज्ञापन भी बोल सकते हैं, धन्यवाद पत्र भी बोल सकते हैं, वो एक यहाँ पे है। तो ये हम अजनबी को लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र में ही ये भी गिना जाता है, इसे औपचारिक पत्र में नहीं गिनते। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो होता है एक सामान्य पत्र जिसमें हम अपने जानने वालों का हाल समाचार पूछते हैं, बताते हैं, काफी है। दूसरा है निमंत्रण पत्र। जब हम किसी को निमंत्रित करते हैं तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि निमंत्रण किस चीज की है, कब है और वेन्यू कहाँ है, कहाँ होने वाली है, कौन कौन से कार्यक्रम है, हम ये सब उस निमंत्रण पत्र में बताते हैं। इसलिए ये थोड़ा अलग होता है। कृतज्ञता पत्र तो मैंने अभी अभी आपको समझा दिया। उसके बाद आता है बधाई पत्र। बधाई पत्र कहलाता है जब हमें कोई शुभकामनाएं दे या कोई तोहफा दे या कुछ भी ऐसा होता है, या सामने वाले के साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है, जैसे उसने टॉप किया हो, जैसे उसने किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, तो हम उसे बधाई देते हैं। उसके बाद है शुभकामना पत्र। शुभकामना, जब मान लीजिए कि आपका कोई मित्र किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है या उसकी कोई इंटरव्यू होने वाली है या आपके किसी भाई बहन के कोई एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप उनको क्या करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आखिरी है संवेदना पत्र। संवेदना का मतलब होता है आप उसके शोक में, उसके दुख में शामिल हैं और आप उसको सांत्वना दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त की तबीयत खराब है या उसके घर में कोई दुर्घटना घट गई है, चोरी हो गई है, या आपके परिवार में किसी को चोट लग गया है या किसी के नंबर बहुत खराब है, वो दुखी है, तो उस वजह से आप उनको संवेदना पत्र लिखते हैं। मैं ये सारे प्रकार के पत्र आपको जरूर दिखाऊंगी, एक दो जैसे कि पिछली बार मैंने दिखाया था, और मैं समझा दूंगी कैसे लिखना है। पर आज अभी हम लोग यहाँ पर एक पत्र लिखेंगे ताकि आप पत्र के फॉर्मेट को जान सके। और ये पत्र हम लोग लिखेंगे, एक निमंत्रण पत्र लिखेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से लिखना है। फॉर्मेट तो सेम रहेगा, लिखकर मैं पूरा बोर्ड पे इस बार भी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि बोर्ड पे एक पूरा पत्र लिख पाना संभव नहीं है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि औपचारिक पत्र में हमने लिखा था, इसमें भी हम सबसे पहले पता लिखते हैं। सेंडर यानी हिंदी में उसे कहते हैं प्रेषक। तो प्रेषक जो पत्र भेज रहा है उसका पता हम यहाँ पे लिखेंगे और वो पता होगा 2 से 3 लाइन में, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कॉमा और पूर्ण विराम का वही नियम होगा जैसे औपचारिक पत्र में था। जैसे मैं यहाँ पे पता लिख रही हूँ 20/3, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा 20/3 रामनगर, नाम के बाद फिर से कॉमा
और फिर यहाँ कानपुर। यहाँ पे मैं कोई पिन कोड नहीं डाल रही हूँ, इसीलिए पूर्ण विराम दे रही हूँ। पिन कोड होगा तो कोई पूर्ण विराम नहीं, कोई कॉमा नहीं, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो यूपी या कुछ इस तरह से जो भी है, यूपी है, एमपी है, स्टेट का नाम भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। पता आपका 2 से 3 लाइनों में खत्म हो जाना चाहिए। कॉमा का ध्यान रखेंगे, पूर्ण विराम का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद पिछली बार की तरह ही एक लाइन खाली छोड़ेंगे और यहां लिखेंगे अगली लाइन में दिनांक। जैसे कि औपचारिक पत्र में दिनांक के ऊपर और नीचे की लाइन खाली रहती थी, हमने उन्हें ब्लैंक छोड़ा था, तो इन पत्रों में भी उसी प्रकार से दिनांक के ऊपर और नीचे की लाइन ब्लैंक रहेगी। तो दिनांक आज मान लीजिए मैंने लिख दिया 30 जनवरी 2021। अब इसके बाद की लाइन फिर खाली छोड़ेंगे। अब यहां लिखेंगे हम लोग अभी पत्र लिखने वाले हैं निमंत्रण पत्र, तो ये निमंत्रण पत्र मैं एक मित्र को लिख रही हूँ। और जिस तरह के संबोधन होते हैं वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि संबोधन किसके लिए किस तरह से करना चाहिए। जैसे मित्र के लिए आप प्रिय मित्र लिख सकते हैं या यहाँ पे डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे नाम है सचिन। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है नमस्कार। मित्र को लिखेंगे नमस्कार, नमस्ते या सप्रेम नमस्कार, ठीक है। नाम लिखने के बाद कॉमा और यहाँ पे पूर्ण विराम। आप देख रहे हैं कि इसके बीच में मैंने कोई लाइन नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी हम कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे और सारा हमने मार्जिन लाइन के साथ ही शुरू किया है। सब हम मार्जिन लाइन के साथ लिखना शुरू कर रहे हैं। अब यहीं से हमारा पत्र शुरू हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से करें तो अच्छा लगता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, मैं यहाँ कुशल हूं तथा आशा करता हूं कि तुम भी कुशल होगे। बड़े हर्ष के साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई की शादी, अगर जनवरी में लिखा है तो कुछ दिन आगे बढ़ा करके ही पत्र लिखेंगे, निमंत्रण देंगे। तो चलिए मान लेते हैं 20 फरवरी, तो ऐसे ही लिख देंगे। मैं तुम्हें बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई का विवाह 20 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। मैं और मेरे माता पिता चाहते हैं कि तुम सपरिवार इस शादी में शामिल हो। तुम लोगों के आने से हमें बहुत खुशी मिलेगी और शादी में रौनक बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे पहला पैराग्राफ में आपने कुशलता लिखा और पत्र लिखने का कारण लिख दिया। दूसरे पैराग्राफ में अब हम लोग यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देंगे। यहाँ पे पूर्ण विराम दिया, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और इस जगह से लिखना शुरू करेंगे शादी मेरे कानपुर वाले आवास से ही होगी। शादी से 2-3 दिन पूर्व ही शादी के अन्य कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ कम से कम 1 हफ्ते पहले मेरे घर आ जाओ और शादी के दूसरे दिन जो प्रीति भोज होने वाली है उसमें भी जरूर शामिल हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी हमने क्या किया, हमने जगह भी बता दिया कि कहाँ पे शादी होने वाली है। हमने यहाँ पे डेट भी बता दिया था कि 21 फरवरी को शादी होने वाली है और हम 1 हफ्ते पहले उनको बुला रहे हैं। और हम चाहते हैं कि प्रीति भोज में जो शादी के अगले दिन 22 फरवरी को है, 21 फरवरी को है, उसमें भी वो जरूर शामिल हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पूर्ण विराम दे देंगे, यानी कि हमारी बात खत्म हो चुकी है। यहाँ वाली हमने कह दिया है कि आप कब आए और कितने दिन यहाँ पे रुके, हमने बता दिया है। यह नहीं लिखेंगे कि आप प्रीति भोज के बाद जाने का जिक्र नहीं किया जाता निमंत्रण पत्र में। आप सिर्फ ये लिखेंगे कि हम चाहते हैं कि तुम शादी के दूसरे दिन जो प्रीति भोज हो रही है उसमें भी अवश्य शामिल हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप उतने दिन तक कम से कम रोकना चाहते हैं। उसके बाद पूर्ण विराम दे करके यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। वैसे तो मेरे माता पिता भी निश्चित तौर पर निमंत्रण पत्र तुम्हारे अभिभावकों को भेजेंगे, परंतु ये पत्र मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा हूं। वह आशा है तुम अपने माता पिता से इसका जिक्र जरूर करोगे,
ठीक है। उसके बाद आप पूर्ण विराम देके लिखेंगे, विशेष बातें भेंट होने पर तुम सबसे मिलने के इंतजार में, पूर्ण विराम। अब यहाँ पे क्या करना है, पूर्ण विराम के बाद एक लाइन आपको खाली छोड़ देनी है। ये लाइन आप नहीं कुछ लिखेंगे इस लाइन में, ठीक है। नीचे वाले लाइन में लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र, यहां पर फिर कॉमा देंगे। अब यहां पर बिना लाइन छोड़े अपना नाम लिखेंगे। इस नाम के साथ आपको टाइटल डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना अनौपचारिक नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम अगर सुनीता है तो मैं सिर्फ सुनीता लिख के छोड़ दूंगी। आपका नाम अगर हिमेश है तो आप हिमेश लिख के यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पूर्ण विराम देकर पत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि औपचारिक पत्रों में बहुत आवश्यक होता है सेवा में लिखना, सेवा में उसके बाद जिनको आप पत्र लिख रहे हैं उनका नाम, लेकिन यहाँ पर कोई सेवा में नहीं लिखा गया। औपचारिक पत्रों में विषय आवश्यक होता है लिखना, लेकिन यहाँ विषय नहीं लिखा गया है। धन्यवाद बहुत आवश्यक होता है औपचारिक पत्रों में, इस लाइन के खत्म होते ही इस लाइन में, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ कोई धन्यवाद नहीं दिया गया क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। उसके बाद ये नाम के बाद पूर्ण विराम और कॉमा यहाँ पर वैसे ही लगे हुए हैं जैसे औपचारिक पत्र में भावदीय के बाद कॉमा और यहाँ पे पूर्ण विराम था। तो इन चीजों का पूरा ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर लाइनें खाली छोड़नी है, कहाँ पर कॉमा या फुल स्टॉप डालना है। अनौपचारिक पत्रों में विषय, सेवा में या धन्यवाद जैसे औपचारिक शब्द नहीं लिखने हैं। उसके अलावा आपने एक और चीज देखा होगा कि औपचारिक पत्रों में मैंने बताया था, बार बार बताया था कि सिर्फ 2 पैराग्राफ में औपचारिक पत्र खत्म हो जाते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र 2 से ज्यादा पैराग्राफ होने ही चाहिए, जिसमें पहला पैराग्राफ कुशल क्षेम बताने और पूछने का होता है तथा भूमिका बांधी जाती है कि किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में विषय से संबंधित बातें लिखी जाती हैं जो भी आप बताना या पूछना चाहते हैं, और तीसरे पैराग्राफ में आप पत्र को खत्म करने की भूमिका बनाते हैं। उसमें आप बताते हैं कि हाँ, विशेष अगले पत्र में बातें होंगी, अपने माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम कहना या छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद कहना, तुम्हारे पत्र के इंतजार में या पत्रोत्तर के इंतजार में, या जल्दी ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा आदि कुछ इस तरह के आश्वासन या कहने के बाद पत्र को समाप्त करते हैं। ये पहला पैराग्राफ कुशलता कामना, दूसरा पैराग्राफ टॉपिक और तीसरा पैराग्राफ खत्म करने का नियम। जैसा कि हम आपस में भी हम बात करते हैं तो क्या होता है, क्या हम सीधे जाते हैं और बात शुरू कर देते हैं जो टॉपिक हो, या जब हमें जाना हो बात खत्म करके तो हम क्या करते हैं, बिना बाय बोले निकल जाते हैं? नहीं होता ऐसा, है ना। ये एक कर्टसी है, ये एक औपचारिकता है जो कि हमें निभाना पड़ता है। तो वही यहाँ पर भी है कि जब हम कोई बात बताना शुरू करते हैं तो पहले उनका हाल समाचार पूछते हैं, बताने की भूमिका बांधते हैं, और अंत में जब हम पत्र खत्म कर रहे होते हैं तो हम बात को खत्म करने के लिए एक कंक्लूजन या अभिवादन जरूर करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि पत्र में अक्सर मैं जो पढ़ती हूँ उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि प्रश्न हो कि योगा के लाभ बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, तो आप क्या लिखते हैं कि मैं तुम्हें ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं तुम्हें योगा के लाभ बता सकूं। नहीं, ऐसे पत्र कभी नहीं लिखा जाता। क्या आप अपने दोस्तों से या अपने परिवार वालों से इसलिए ऐसे बात करते हैं कि मैं तुमसे इसलिए बात करने आ रहा हूं ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं? नहीं, ऐसा नहीं बोलते, है ना। हम लोग बात को शुरू करते हैं या तो उससे किसी दूसरे बात से लिंक करके या फिर डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो उसको आपको लिखने का क्या तरीका होगा कि मैंने सुना है कि तुम बार बार बीमार पड़ जा रहे हो, या मैंने सुना है कि तुम बहुत जल्दी थक जाते हो, या फिर मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी और देखा कि तुम पहले से मोटे होते जा रहे हो, या तुम पहले से बहुत दुबले या बीमार नजर आ रहे हो।
तो मुझे इस बारे में फिक्र हुई और मैंने अपने माता पिता से या अपने पिताजी से इस बारे में बात किया। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि योगा क्या है और उससे क्या क्या फायदे होते हैं। मैं तुम्हें भी ये बात बता रहा हूं ताकि तुम इससे लाभ उठा सको। और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप बताइए कि योगा से क्या क्या फायदे हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मेंटली फिजिकली सब कुछ किस तरह से वो इम्प्रूव करता है आपको, ये सब बताइए। या फिर आप उसको लिखिए कि मित्र, मैंने अभी कुछ दिन पहले योगा करना शुरू किया है और मुझे इसके बहुत सारे फायदे नजर आ रहे हैं। जैसे कि पहले से ज्यादा मैं पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा हूँ, शरीर में भी स्फूर्ति नजर आती है, मन थका हुआ नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी ये काम जरूर करो या फिर मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम भी योगा जरूर किया करो। आगे जाकर तुम्हें इसके बहुत से फायदे नजर आएंगे। तो इस तरह से पत्र को शुरू किया जाता है। इसलिए प्लीज मत लिखा कीजिए कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए पत्र लिख रहा हूं या मैं तुम्हें ये पूछने के लिए पत्र लिख रहा हूं। ये बहुत मीन लगता है। तो इस तरह की चीजें नहीं लिखी जाती है पत्रों में। अब मुझे लगता है कि आप लोग ये मेरी बात समझ रहे हैं कि किस तरह से पत्रों को शुरू किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पत्र का शुरुआत। फॉर्मेट तो इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आपको आधे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन पत्र की जो शुरुआत होती है या अंत होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर के नजर में सबसे पहले पत्र का शुरुआत आता है। वो देखते हैं कि बच्चे की इमेजिनेशन कितनी आगे जा सकती है, क्योंकि आप ये पत्र तो इमेजिन करके ही लिखेंगे। तो हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे फ्यूचर हैं, वो कितना अच्छे से एज्यूम कर पाते हैं किसी चीज को, किस तरह से उनकी लेखन शक्ति, उनकी कल्पना को पकड़ पाती है। तो इन चीजों को बताने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए और प्यार से लिखा कीजिए। इन सब के बाद अब मैं आपको और बहुत से पत्रों के उदाहरण दिखाने वाली हूं। ध्यान से देख लीजिएगा। अलग अलग तरह के पत्र, जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन से पत्र होते हैं, तो उन पत्रों के उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूं। ये देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको संबोधन वगैरह भी बता दूंगी। तो यहाँ पे जिसको पत्र लिखना है, अगर वो अपने से बड़े हैं तो उनके लिए हम लोग लिखेंगे पूजनीय, पूज्य। और स्त्रीलिंग जो हो, जैसे माँ, दादी, चाची और या फिर बड़ी दीदी, तो उन लोगों के लिए पूजनीय, पूज्या। इस तरह के संबोधन अपने से बड़ों के लिए होते हैं। और अगर आपके बराबर वाले हैं, दोस्त हैं, सहपाठी हैं, तो उनके लिए प्रिय मित्र, प्रिय सखी, मित्रवर, बंधुवर या प्रियवर जैसे संबोधन होते हैं। इनको अभिवादन में जो अपने से बड़े हों उनको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम जैसे अभिवादन किए जाते हैं। उनको अंत में जो हम लिखते हैं कि आपका प्रिय मित्र या आपका प्रिय पुत्र, इस तरह का, तो उसमें ऐसा लिखा जा सकता है आपका प्रिय या कृपाभिलाषी, स्नेह पात्र आदि। ये सब मत लिखिएगा क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, पत्र में थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल लगने लगता है। बराबर वालों के लिए आप अभिवादन में नमस्ते, नमस्कार आदि कर सकते हैं, जो मैंने पत्र में बता दिया था। ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका मित्र, तुम्हारा ही, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारी सखी, तुम्हारा प्रिय मित्र जैसे अभिनिवेदन लिखे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखेंगे जैसे तो आपका मित्र और उसके बाद अपना नाम, जो नीचे मैंने आपको बोर्ड पर पत्र लिखते समय बताया था। अब उसके बाद देखिए, जो अपरिचित व्यक्तियों को अगर पत्र देते हैं तो माननीय, मान्यवर, आदरणीय, आदरणीय, मान्य, महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती जैसे संबोधन होंगे और उनको नमस्ते, नमस्कार जैसे संबोधन किए जाते हैं। उनके लिए कहा जाएगा भवदीय या भवदिया, ज्यादा बेहतर होगा। बाकी ये सब छोड़ दीजिए। अपने से छोटे अगर है, जैसे छोटा भाई, छोटी बहन, तो उनके लिए प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर या चिरंजीवी जैसे संबोधन किए जा सकते हैं। अभिवादन में उनको शुभाशीर्वाद, सुखी रहो आदि नहीं लिखें क्योंकि ये अभिवादन जैसा नहीं लगता। शुभाशीर्वाद, शुभाशीष, सप्रेम ये सब लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उनके लिए तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभाभिलाषी, हितैषी, तुम्हारा
बड़ा भाई या तुम्हारी बड़ी बहन, हितैषी, हित चिंतक आदि अभिनिवेदन किए जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा रही हूँ पत्रों के, उन पर ध्यान दीजिएगा तो आपको लिखने में आसानी होगी, आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से पत्र लिखे जा सकते हैं। जैसे ये है एक पत्र जिसमें कुशल क्षेम जानने के लिए बताया है। तो आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है, एड्रेस के बाद की लाइन खाली छोड़नी है, दिनांक, फिर ये लाइन खाली छोड़नी है। प्रिय मित्र अवधेश, ये मित्र को लिखा गया है नमस्कार, ये लाइन आपको खाली नहीं छोड़नी है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहां से शुरू हो रहा है तो आप देखिए कि पहले पैराग्राफ में हालचाल पूछना या बताना है। उसके बाद ये बताया गया है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नौकरी मिल गई है और तुम काफी व्यस्त हो। उसके बाद जो पत्र लिखने का जो तरीका हो सकता है होता है, ये 2 पैराग्राफ में इन्होंने लिखा, आप 1 पैराग्राफ में लिख के खत्म कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में पत्र खत्म करने की भूमिका बनाई जा रही है कि आप भारत कब आ रहे हैं, या भाभी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना आदि, ये लास्ट में किया गया। ये जो यहाँ पे है ये भी इसी पैराग्राफ में आप लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद पूर्ण विराम देंगे, फिर आपका मित्र, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपका मित्र कॉमा और राज कौशल, इन्होंने अपना नाम लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूर्ण विराम देना है। अगला पत्र, यहाँ पर छोटे भाई को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई दिया गया है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा था जन्मदिन में आने के लिए, मैं बधाई दे रहा हूँ, तुम्हारे जीवन सुखद रहे आदि लिखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी परीक्षाएं आने वाली हैं, या परीक्षाएं चल रही हैं, या मेरी तबीयत कुछ समय से खराब है, जैसे कुछ भी कारण हो सकते हैं, वो आपको कारण बताना होगा दूसरे पैराग्राफ में। और उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि मैं आ तो नहीं रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का कुछ उपहार भेज रहा हूं, आशा है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। उसके बाद घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना, तुम अपना ख्याल रखना और बहुत उल्लास के साथ अपना जन्मदिन मनाते रहना। विशेष अगले पत्र में, या जल्दी ही मिलते हैं, या परीक्षा के बाद मैं मिलने घर अवश्य आऊंगा। उसके बाद ये लाइन खाली, तुम्हारा भाई नरेंद्र, यहाँ नाम लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूर्ण विराम देना है। इस पत्र में देखिए मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पाने पर ये बधाई पत्र दिया गया है। इस पत्र में देखिए एक मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने की बधाई दी गई है। तो लिखने का फॉर्मेट आपका वही रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग है, जैसे कि यहाँ पे ये जगह छोड़ा हुआ है जो कि नहीं छोड़ना, आपको मार्जिन के पास से ही लिखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, बस फॉर्मेट सेम रहेगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि फॉर्म कैसे लिखा गया है और इसका अंत कैसे किया गया है, शुरुआत कैसे की गई है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए धन्यवाद पत्र, जिसमें आपको बधाई दी गई है, जिसके प्रत्युत्तर में आप एक कृतज्ञता पत्र लिख रहे हैं, धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं। तो वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, किस तरह से उन्होंने शुरू किया है, अंत किया है। फॉर्मेट आपका हमेशा की तरह पहले की तरह ही होगा, तुम्हारी डैश और सुमेधा के बाद पूर्ण विराम। अब ये पत्र आप देखिए कि इसमें रेलगाड़ी में सामान आपकी छूट गई है और एक परिचित ने उसे आपके घर पहुंचाया, तो उनके प्रति आपको कृतज्ञता पत्र लिखना है। ये अनजान है, आप इनको नहीं जानते, तो इनके लिए पत्र किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये लिखें, ऐसा ही एक पत्र यहाँ पर भी है कि खोई हुई पुस्तक अपरिचित द्वारा लौटाई गई है, तो आप आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए पत्र में किस तरह से शुरुआत किया गया है, किस तरह से अंत है, और यहाँ पे आदरणीय लिख करके संबोधित किया गया है, ये जगह आपको खाली नहीं छोड़नी है। उसके बाद आपका शुभाकांक्षी की जगह भवदीय आप लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, और इंद्र मोहन के बाद पूर्ण विराम। ठीक है, एक और धन्यवाद पत्र,
ये भी एक धन्यवाद पत्र है। जरूरत के समय धन उधार देने के लिए अपने मित्र को धन्यवाद किया गया है। तो इस तरह के पत्रों को आप देखेंगे तो आपको लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ देखिए निमंत्रण पत्र दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको एक बार बता दिया है कि कैसा है, कैसा होना चाहिए, उसके बावजूद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि एक मित्र अपने मित्र को साथ में घूमने फिरने का निमंत्रण दे रहा है, किस तरह से दिया जा सकता है। इसके बाद मैं आपको सहानुभूति या संवेदना प्रकट करने वाले पत्र दिखा रही हूँ, जिसमें माता जी की आकस्मिक निधन की सूचना प्राप्त हुई है, या फिर बाढ़ के कारण मित्र के घर या मित्र के गांव में काफी नुकसान हुआ है, उस पर सहानुभूति व्यक्त की गई है। यहाँ देखिए इस पत्र में मित्र की असफलता के लिए उसे ढांढस बंधाते हुए संवेदना पत्र लिखा गया है। अच्छा, आप देखिए कि एक सखी को या सहेली को चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से एक संवेदना पत्र लिखा गया है। तो इस तरह के पत्र आप देखेंगे, जितना भी ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही आपका लिखने का तरीका जो है और आपकी सोच जो है उतनी ही आगे बढ़ेगी। आशा है कि पत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की कंफ्यूजन हुई तो मैं हमेशा हाजिर हूं आप लोगों की सहायता करने के लिए। फिलहाल मैं अभी आप लोगों से विदा चाहती हूँ। परीक्षा की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।